जो बता सकता हूँ आपको मैं बताऊंगा। मैंने इसमें उर्दू में और अंग्रेजी में दोनों ज़बानों में रिकॉर्डिंग करवा के पाकिस्तान से बाहर 2-3 जगह पे महफूज रखी है। अगर दोबारा मुझे कभी और गायब किया गया तो वो सारा कुछ आप सुन लेंगे, जो कुछ मेरे साथ हुआ और जिस जिसने किया। यानी मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं लोगों का पता करता हूँ कि इसके साथ किसने ज्यादती की है, तो अपना नहीं करूँगा। तो मुझे एग्जैक्टली हर जगह का पता है कि मैं कहाँ कहाँ गया था, मुझे कहाँ कहाँ रखा गया था और किन किन लोगों ने रखा था और मेरे पे टॉर्चर किसने किया, क्या किसने किया, सारा कुछ मुझे पता है। ये जो था ना, जब जेल से मुझे उठाया गया तो उस दिन से लेकर जिस दिन मैं अपने घर पहुंचा उस दिन तक मुझे दुनिया की कोई खबर नहीं थी, कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे साथ नहीं जुड़ा। मैंने अखबार की एक खबर क्या, एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं देखा। पढ़ना तो बहुत दूर की बात, सुनना तो बहुत दूर की बात। मुझे वही इंफॉर्मेशन मिल सकती थी जो मुझे कोई उनमें से बताता जिनके पास मैं था। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तू मर गया है, तेरा नमाज जनाजा पढ़ दिया गया और तू अब इस दुनिया में नहीं है। तेरे घर वालों ने तेरी नमाज जनाजा पढ़ दी है और पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि तू मर चुका है, अब तेरा नाम लेने वाला और तुझे याद करने वाला भी कोई नहीं बचा। तो मुझे तो ये भी बताया था, मुझे ये भी बताया गया कि मेरे घर के अंदर, अल्लाह ताला रहम करे, उस दिन मैं बहुत परेशान हो गया था, बल्कि मैंने टकरे मार मार के अपना सर फाड़ दिया था। जब मुझे ये बताया गया, एक आदमी ने मुझे इशारतन बात बताई कि आपके घर में एक नुकसान हो गया बहुत बड़ा। मैं वो बोलना नहीं चाहता अपने मुंह से। तो उस दिन मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, बहुत परेशान हो गया था। मैंने बड़ी मिन्नत भी की और बड़ी लड़ाई भी की उस दिन। मैंने अपने आप को जख्मी कर दिया था ठीक ठाक उस चक्कर में उस दिन। तो आपसे डिमांड क्या थी कि आपको छोड़ दिया जाएगा? ये यार मुझे मुख्तलिफ, यानी एक तो ये कि जैसे बाकी सबके साथ था कि ये कह लो, ये कह लो, ये कह लो, ये कह लो, पॉइंट ऑफ व्यू पसंद नहीं है, ये वाला ठीक नहीं है, वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। दूसरा, नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट मांगते थे, 3 दफ़ा मांगी मेरे से, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। नवाज शरीफ को कैसे सपोर्ट कर सकते? खाना डालने आता था, उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था। और डालने आता था का मतलब है डालने ही आता था, खाना देने नहीं आता था। तो वो जो आदमी खाना डालने आता था, वो जगह कैसी थी जहाँ पे आपको रखा? बहुत ही गंदी थी यार, पूछे ही ना आप। यानी अकेले आदमी की कोई जिंदगी होती है, आपको पिंजरे में बंद कर दे कोई अकेले को और आप वहाँ बैठे रहे सारा दिन, बल्कि कई दिन बात ही ना करे किसी से, तो आदमी ज़हनी तौर पे पागल हो जाता है। सूरज की रोशनी वगैरह, वो आवाज़ आती थी ज़ोहर की, अब असर की, ऐसे। तो उसमें जो है वो, यानी कुछ ऐसी जगहों पे मैं रह जाऊँ तो बिल्कुल सूरज की रोशनी सोच ही नहीं सकते आप। बिल्कुल नीचे तय खाने में, छोटे से पिंजरे में देखें, अल्लाह ही याद आता है आपको सबसे पहले, और वही याद आना चाहिए आपको उसूलन भी। तो मेरा रब भी सब्र देता है। मैं तो भाई 2 घंटे नहीं रह सकता बंद, मैं सच आपको बात बता रहा हूँ। जिस तरह मैं आज़ाद तबीयत आदमी, मुझे कोई 2 घंटे बंद करे ना तो मैं पागल हो जाता। ये लगभग 4.5 महीने बनते हैं, 1 हफ्ता कम। तो इतने दिन गुजर गए पता नहीं चला, और मेरा मालिक है जिसने ये दिन गुजारे हैं। इसमें बड़ी कैफियत थी, कभी मैं बहुत मजबूत महसूस करता था अपने आप को, कभी बहुत कमज़ोर महसूस करता था अपने आप को, कभी मैं बड़ा ज़िद्दी बन जाता था, कभी मैं बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहता तैयार हो जाता था कि बस ठीक है जी। हाँ, लेकिन मेरे रब ने नहीं होने दिया। जो देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप अपनी इज्जत के मालिक हैं ही नहीं, आप अपनी इज्जत के मालिक हैं ही नहीं। अगर मैं अपनी इज्जत का मालिक होता तो मेरे पास इज्जत ही ना होती। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि इज्जत का मालिक मेरा रब है, तो वही देता है इज्जत। राज़िक भी वही है, इज्जत भी वही देता है, ज़िंदगी की हिफाजत वो करता है। एक दिन मैंने वहाँ एक आदमी को बोला, मैंने कहा जब मेरा रब चाहेगा ना, मैं तुम सबके बीच में से गुजर के चला जाऊंगा और तुम मुझे नहीं रोक सकोगे। तो उसने कहा फिर लड़ता क्यों है, तंग क्यों करता है? मैंने कहा वो तो मेरा काम यही है ना कि भाई ये करूँ, मैं कुछ दहशतगर्द हूँ, ये क्या चल रहा है मेरे साथ? तो मैं, बल्कि मुझे मेरे कुछ दोस्त अब ये कहते हैं आप गलत वक्त पे गलत जगह पे थे। मुझे दौरे पड़ते थे, मैंने कभी किसी को बताया नहीं। मुझे फिस्ट पड़ते थे, मैं बेहोश हो जाता था, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता था। एक दिन जब मैं बेहोश हो गया तो एक, मुझे वो याद है, बंदा सांवला सा था और उसके मास्क था उसके साथ चेहरे पे, नकाब था उसके चेहरे पे। उसने मुझे कहा कि आप जल्दी छूट जाएंगे। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, तुम झूठे हो, तुम लोग झूठ बोलते हो। उसने कहा नहीं, आप जल्दी छूट जाएंगे, हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है, फिर हम आपको छोड़ देंगे। उसने मुझे तारीख दी थी, उसने कहा था जी 17 तारीख को हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है। बंदयाल साहब के होते हुए मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें डर था कि शायद बंदयाल साहब मुझे सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर पूछ लेंगे, जितना उन्होंने मेरे पे एहसान किया। लेकिन बात यह कि काजी साहब ने वाकई साबित किया, उन्होंने मुझे बुलाकर नहीं पूछा,
कि आप इस मुल्क में सबसे ज्यादा देर तक गायब रहने वाले जर्नलिस्ट हैं। और आपकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे बुलाए, आपने मैंने कई दफा कहा कि मुझे बुलाकर पूछे, मैं उन्हें बताऊं कि आपका शुक्रिया। क्या हुआ, और उनका शुक्रिया भी अदा करूं। बुला के पूछ ले, मैं बता देता हूँ। मैंने तो काजी साहब को कहा कि बुला के पूछे, मैं बता देता हूँ। किसको बताऊं मैं, किसको बताऊं? सेशन कोर्ट में जाके बताऊं, उनकी इतनी जरूरत है? किसको बताऊं? पुलिस के एसएचओ को जाके बताऊं कि तेरे आईजी ने बिल के मुझे गायब करवाया था, वो कार्रवाई करेगा? मुझे आप बताएं कि जो लोग मुझे उठाकर ले गए थे उनके मुकाबले में कौन से थाने में जाऊं मैं? वो गोलियां खा के वजीर आजम बैठा हुआ था, मेरा मुकदमा कर दो, मेरा मुकदमा कर दो, नहीं हो रहा था। मजाक है? काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस थे तो मुझे बुला लेते, मुझे पूछते क्या हुआ था, मैं बताता, पहले शुक्रिया अदा करता कि जी आपका चीफ जस्टिस बनने का बहुत शुक्रिया, आप बने हैं तो उन्होंने मुझे छोड़ा। उन्होंने कहा था हमारा चीफ आएगा हम तुझे छोड़ देंगे, तो छोड़ दिया उन्होंने, आप आ गए। देखें आप लोग भी यही काम करते हैं, मैं भी यही काम करता हूँ। हम लोग को मुख्तलिफ काम तो नहीं करते भाईजान, आप भी यही काम करते हैं, मैं भी यही करता हूँ, हामिद मीर भी यही करते हैं, मुतीउल्लाह जान भी यही काम करते हैं, सिद्दीक जान यही काम करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा करते हैं। तो हम सारे लोग एक ही काम करते हैं, तो मेरे पे इतनी मेहरबानी क्यों की गई? मुझे फोन आया था एस्टेब्लिशमेंट से, उन्होंने कहा जी ये आपने क्यों किया है, डिलीट करें। मैंने कहा जी मैं क्यों करूँ, मेरी ये इन्फॉर्मेशन है, आप इसको डिनाई कर दें। तो मैंने उसको डिलीट नहीं किया था, इस पर बहुत लड़ाई हुई थी। मैंने इमरान खान को बताया था कि जी मैंने ये चीज़ कही है, मैंने आपसे तो नहीं ली है इन्फॉर्मेशन, लेकिन मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके और उनके ये इख्तलाफात हुए, और इख्तलाफात कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाए। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ऐसे लगता था फैसला हो गया था। मैंने 2020 में 20 के आखिर में वसीम मदानी के प्रोग्राम में कहा था कि जब इमरान खान को निकालेंगे तो वो घर जाके बनी गाला में बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो आपको चिपक जाएगा, ये क्लास कोई और है। मैं आखिरी रात वहां पे था, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में था। वो 9 मई की रात दो चीजें मैंने बताई थी, दो ऑब्जर्वेशन मैंने बताई थी, और वो उससे कोई भूचाल ही आ गया था। एक मैंने कहा था कि इमरान खान ने पूछा कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। हालांकि छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, एक जुमला था, लेकिन उसके जुमले में इतनी तकलीफ थी ना, मैंने जब सुना ना मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए, इमरान खान के लिए। तो मैंने वो जुमला बता दिया लोगों को, किसी और के दिमाग में नहीं रहा। लेकिन बाद में सबने मुझे कहा कि यार ये हमारे दिमाग से निकल गया, तूने बिल्कुल ठीक आपने बात, अरशद भाई ने मुझे कहा यार आपने सही पिन पॉइंट किया, क्योंकि इसका जवाब अरशद शरीफ ने दिया था। अच्छा, मैं असल में उसी दिन मेरी नौकरी गई, मैं जब पहुंचा वहां पे तो इमरान खान साहब ने कहा आप तो इधर बैठ जाना, अपने साथ सोफा दिया। तो मेरे वालिद ने हमें नसीहत की हुई है कि बेटा जिस कुर्सी से उठना पड़े वहां नहीं बैठते। अच्छा। तो मैंने कहा जी खान साहब मेरी जगह वहां पे है, तो मैं वहां बैठने जा रहा था, तो मुझे पहली दफा अरशद भाई ने यहाँ से पकड़ा। अच्छा, मैं इतना फ्री नहीं था उनसे, कंधे से पकड़ा, कहते यार आज आपकी जगह ये है, धक्का देके ना, इंग्लिश में उन्होंने बोला, उन्होंने इधर बैठ। अच्छा, तो उन्होंने मुझे धक्का धुक्का देके इधर बैठा दिया, तो मैं बैठ गया। मैं उनके साथ जोर जमाई तो नहीं कर सकता था, क्योंकि पता भी कोई नहीं है वो अरशद भाई जो है ना वो थे भी इस तरह के। तो उन्होंने मुझे बैठा दिया इधर इमरान खान के लेफ्ट साइड पे, खुद ये लोग सामने बैठ गए सारे, साबिर भाई, प्रिय इदरीस और प्रिया इदरीस साहबा थी, जमील थे, फिर उसमें एक हमारे खाबिर गुमन साहब थे, वो थे, और शायद मूरी पी ज़्यादा मेरे ख्याल से। तो हम लोग वहाँ पे थे, तो ये लोग सामने बैठ गए सारे। तो साबिर भाई ना बड़े तेज थे शुरू से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ना, तो ये देख रहे थे, ये अब खान साहब को बता रहे हैं सर बाहर प्रिजन बैन आ गई है, अच्छा सर हाई कोर्ट खुल गई है। अच्छा, अब ये खबरें खान साहब को दे रहे हैं साबिर शाकिर साहब, अच्छा, और मैं उधर साइड पे बैठा हुआ था, बड़ी ऑड जगह पे जहाँ सवाल भी नहीं कर सकता बंदा। अब वहाँ मैं सवाल करूंगा तो खान साहब ऐसे मुड़ेंगे, सामने सारे जर्नलिस्ट बैठे हुए, सीनियर लोग हैं, मैं अब सुन रहा था, मैंने कहा ठीक है देखते हैं क्या हो रहा है। साबिर भाई जब बता रहे थे तो इमरान खान साहब ना, अच्छा मैंने इनको छेड़ा भी, मैंने कहा और किसी को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है तो इधर आगे बैठ जाओ। तो नौकरी गंवाने का बहुत बड़ा मतलब होता था हमारे लिए, बड़ा अच्छा सैलरी पैकेज मिलता था, तो नौकरी चली जाए तो बंदे को दुख होता था। तो अब 2 साल से नौकरी नहीं है, तो इन्होंने ना, साबिर भाई ने जब ये बातें की तो खान साहब ने ना अचानक पता नहीं उन्हें क्या, वो मेरी तरफ उन्होंने मुड़ के ऐसे देखा, उन्होंने कहा इमरान और देखो कोई रह तो नहीं गया जो इस वक्त मेरे खिलाफ ना, ऐसे उन्होंने बोला ना। अच्छा, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया ना, तो मैंने ऐसे इशारा किया सामने, तो अरशद भाई ने इसके ऊपर 2-3 मिनट बाद, अच्छा, कि ये इदारा, ये एक एक इदारे का नाम लेके एक एक कार्रवाई बताकर उन्होंने कहा खान साहब अब कोई नहीं रह गया। अच्छा, फिर इसके बाद मेरे ख्याल में साबिर भाई बोले, फिर 2-3 जर्नलिस्ट ने थोड़ी थोड़ी बात की, फिर सवाल जवाब शुरू हो गया। तो मुझे ना इमरान खान का ये लहजा बड़ा तकलीफ देने लगा। मैंने कभी ये तो नहीं कहा कि उसने मेरे से पूछा था, लेकिन उन्होंने ये बात पूछी थी कि देखो कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ। में आज मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम ये बताया, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता था उस वक्त, मुझे ऐसा लगा
तो एक ये, और दूसरा जो खान साहब वहाँ से निकल रहे थे ना, तो मैंने फटाफट ना मोबाइल पकड़ा, मैंने कहा, "ओए, ओए।" मैंने कहा वजीर आजम जा रहे हैं, देखो इधर सामान निकलेगा यहाँ से ना। हाँ, अच्छा। मैंने कहा ये इधर से जर्नलिस्ट है ना, हाँ हाँ मैं कहा ट्रक भरेगा, सामान भरेंगे, उठा उठा के फुटेज बनेगी कि मैं जा footage रहे जी। बनाऊंगा इमरान खान का हाँ, सामान जाते हाँ हुए। हाँ मैंने देखा खान साहब ने ना वो डायरी पकड़ी हुई है, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ, ओए ओए सामान सामान, खान साहब का सामान। मैं बंदे से पूछ रहा हूँ, मैंने गिल साहब को कहा, मैंने कहा सामान शमान, वो बंदा भी कर, उन्होंने कहा जी इसकी यहाँ चप्पल भी नहीं है, अच्छा। इस आदमी की इस वजीर आजम हाउस में चप्पल भी नहीं है, ये डायरी जो लेकर जा रहा है ना, बस यही है ये इसके डायरी। पास, ये ये लेके लेकर आता है, आता है लेकर और चले जाता है। डायरी जो है ना, उसका अगर आप पहला सफा देखे ना, खान साहब ने डायरी के ऊपर ऐसे लगवा के ना, तो खादमे मदीना लिखा हुआ है, और उसके ऊपर एक सफा रखा हुआ था ताकि कोई वो पढ़े ना। अच्छा। डायरी के ऊपर उन्होंने खादमे मदीना लिखा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर एक पेज रखा होता था और उसको यूं पकड़ा होता था ताकि कोई पढ़े ही ना कि इसके ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है। तो वो फिर मुझे एक दिन मौका मिला, तो मुझे किसी ने दिखाया, उन्होंने कहा ये देखो। तो वो फिर मैंने उस दिन वहीं से वजीर आजम हाउस से अमले ने मुझे इजाजत दे दी। मैं कहा यार नवा वजीर आजम कब आएगा? उन्होंने कहा कल आएगा। अच्छा। या परसों आएगा। हाँ। तो मैंने कहा यार अभी तो खाली है ना, मैंने कहा वीलॉग कर दो, उन्होंने कहा कर दें। वो वीलॉग मैंने वहीं उधर से पीएम हाउस से गए। हाँ, मुझसे भी करते थे मुलाकात, बाकी साहब से भी करते, अभी भी करते हैं, बाकी साहब से सबसे करते हैं, और उनका हक है, क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, मिलना चाहिए। तो खबर है वो हमें दें, किसी चीज़ में ज़रूरत है, हम मुल्क के लिए कोई कर सकते हैं तो हमें बताएं, हम करेंगे। तो ये नहीं उन्होंने अपनी कोशिश की, हमने अपनी कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता बना नहीं। ये नहीं मेरे से मांगी गई, नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट मांगी गई, तो मैंने कहा जी नहीं, ये ऐसे तो नहीं होता। हाउ इज इट पॉसिबल? यानी हमने जो आज तक किया वो अपनी मर्जी से किया ना, आइंदा भी अपनी मर्जी से करेंगे। और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए इस मुल्क में, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद ना हो। ये इधर पीएमएलएन वाले चुमियाँ लेते थे, ये बस पार्टी वाले एक दौर में खुश रहते थे, आज पीटीआई वाले बड़े खुश हैं। लेकिन ये मामला इतना लंबा लटक जाएगा, ये मुझे आइडिया नहीं था। मैंने ऐसा सोचा था कि शायद रियासत वाकई माँ जैसी होती है, उसको इस बात का एहसास होगा कि उसके बच्चे दुखी हैं, तकलीफ में हैं, और वो बच्चे ये कीमत नहीं चुका सकते जो उनके ज़िम्मे हम डाल रहे हैं। लेकिन रियासत ने अपने बच्चों के साथ क्या सलूक किया ये आप देख लें, और सबसे बड़ा जुल्म जो किया वो 8 फरवरी 2024 को किया। यानी ये तो अपने बच्चे खा जाने वाली बात है कि उन्होंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निकल के आके वोट डाला, और उन्होंने सोचा कि शायद ये हमारा राइट है जो हमसे नहीं छीना जाएगा, और वो उनसे उनका फाइनल राइट भी छीन लिया। अब इसके बाद पीछे क्या रह जाता है?